मैं रोनित बालन आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन कंप्लीट करेंगे। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हर वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बेसिक से समझेंगे कि केमिकल क्या है और इसके अलावा हर एक साथ साथ में वह पॉइंट भी कवर करेंगे, हर एक वह टर्म भी कवर करेंगे जो कि आपके एमसीक्यू या फिर 2 से 3 नंबर में आपके टेस्ट में बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलो तो फिर हम शुरू करते हैं अपने फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आप बोलोगे भाई चैप्टर का नाम में ही केमिकल है तो हम यहां पर फिजिकल चेंज किस लिए पढ़ रहे हैं? तो इसका मेन रीजन यह है कि आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन मेन रीजन इज दैट इसलिए हम दोबारा पढ़े क्लास 10th में क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि फिजिकल चेंज केमिकल चेंज। आपके सामने क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन उनमें से पूछा जा सकता है कि इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज कौन सा है। तो इसलिए 1 मार्क एमसीक्यू को ध्यान में रखते हुए हम एक बार फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस पहचान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं फिजिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज डू नॉट हैव फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में किसी भी प्रकार का नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जो हालात, जो चीज पहले थी बाद में भी वही चीज रहेगी। यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर मैं एक पेपर का एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं एक पेपर को क्या कर दूं, फाड़ दूं, तो भाई वे फाड़ने से पहले भी क्या था, एक पेज था, पेपर था, और फाड़ने के बाद भी क्या है, वो एक पेपर ही है। तो एक बात तो हमें यहां पर हमने देखा कि डू नॉट हैव फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ये पहले भी पेपर था और बाद में भी पेपर है। क्या इसमें एक नई चीज बनी है? आप बोलोगे नहीं बनी है सर। तो यहां पर अब हम चलते हैं केमिकल चेंज जो ठीक अपोजिट है फिजिकल चेंज का। केमिकल चेंज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं सेम पेपर का। जब मैंने एग्जांपल लिया पेपर का, अगर मैं इस पेपर को क्या कर दूं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाए, ये बर्न हो जाए, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एस। तो यहां पर एक बात बताइए, ये पहले पेपर था, जब मैंने इसको बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन गया भाई, कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट में राख बन जाती है जिसे हम बोलते हैं एस। तो ये पहले पेपर था, बाद में क्या बन गया एस। तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। हाँ जी सर। यहां पर फिजिकल में क्या था, पहले भी जो था बाद में भी सेम कंडीशन है, लेकिन यहां पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल चेंज में। तो ये कुछ डिफरेंस है, सिंपल से डिफरेंस है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। और एक और एमसीक्यू आ सकता है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, फिजिकल चेंज भी केमिकल चेंज भी। आप बोलोगे कि ये फिजिकल केमिकल कैसे हैं, क्योंकि जैसे कि ये कैंडल है तो ये वैक्स, ये बर्न होने लग रही है, तो ये तो केमिकल होगा चेंज। और जो ये वैक्स पिघल के नीचे जाने लग रहा है, ये क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। आपको बात समझ में आई? चलो तो फिर हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चेंज इवेंट्स ऑक्योर ड्यूरिंग रिएक्शन। मैंने बोला कि केमिकल चेंज, एक और बात बता दूं मैं, जो केमिकल चेंज है, जो केमिकल चेंज है उसी को ही हम क्या बोलेंगे, कि जो केमिकल चेंज है उसी को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं भाई। इस बात को याद रखना कि केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन हम बोलते हैं। तो यहां पर ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के द्वारा हम जानेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा सर कि रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। देखो ये 4 बातें याद रखना जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर में या फिर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देखो चेंज इन स्टेट, जो स्टेट है जो चेंज हो जाएगी, स्टेट कैसी होती है,
सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, किसी भी स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन कलर या फिर कलर चेंज हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, रिएक्शन के दौरान क्या पता कैसा रिएक्शन हो जाए और किसी प्रकार की गैस रिलीज हो उसमें से। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो कम भी हो सकता है और जो टेम्परेचर है रिएक्शन होने पर टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। तो ये कुछ 4 पॉइंट 1 2 3 4 इन 4 पॉइंट को याद रखना जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, वर्ड इक्वेशन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। यहां पर जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कि पेपर को मैं अगर क्या कर दूं, उसे बर्न कर दूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उस पेपर की जगह मैं मैग्नीशियम को ले लेता हूं क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर आपका क्वेश्चन भी बनता है, आपके चैप्टर में भी मैग्नीशियम के रिगार्डिंग दे रखा है। तो मैंने क्या किया, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल टू फॉर्म अ न्यू केमिकल, इसको हम और केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल चेंज भी बोलते हैं, यह हमने स्टार्टिंग में भी जाना था। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहां पर बोल रखा है 2 केमिकल या 2 से अधिक केमिकल मिलकर के एक नया केमिकल बनाए, क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज, जो मैंने पहले भी बता दिया था। मैंने पेपर की जगह क्या ले लिया भाई, मैंने मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर जब हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो क्या बनाएगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यह बात आपको समझ में आएगी, पहले क्या था, मैग्नीशियम था और बाद में क्या आ गया भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पर बन गया है। लेकिन यहां पर केमिकल रिएक्शन क्या है, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन से हम वर्ड इक्वेशन बनाएंगे, वर्ड इक्वेशन से हम केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां पर देखिए मैंने क्या बोला था, ये मैंने पूरी स्टेटमेंट लिख रखी है कि भाई मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यह बात मेरे को समझ में आई। लेकिन क्या में वर्ड इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। हमने क्या किया, यह जो स्टेटमेंट थी मैंने किस में रिप्रेजेंट कर दी, वर्ड में रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, लेकिन इसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर इसी रिएक्शन को, अगर इसी वर्ड इक्वेशन को मैं सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दूं, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है तो क्या है भाई, ये मैग्नीशियम MgO। तो ये होगी अपनी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक बात और हमेशा यहां पर याद रखना जो कि मोस्टली बच्चों के मार्क्स कटवा देता है, देखो जो लेफ्ट साइड होगी वह हमेशा रिएक्टेंट कहलाएगी, यह बात याद रखना। ठीक है, और जो राइट साइड होगी वो हमेशा प्रोडक्ट कहलाएगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या है, अरे भाई यहां पर इन चीजों का रिएक्शन हुआ तो ये रिएक्टेंट कहलाए। किसी भी चीज का यहां पर रिएक्टेंट होकर ये कुछ नई चीज बना रही, भाई प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, वह चीज हमने बनाई और अब उसका प्रोडक्ट तैयार हो चुका। आपने इस प्रकार कुछ सुना होगा आज तक। तो यहां पर देखिए ये हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा, रिएक्शन होने से, रिएक्टेंट से हमें क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। तो लेफ्ट साइड को हम रिएक्टेंट कहेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि राइट साइड से हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। यह बात आप सभी याद रखना। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके डाउट का विद इन 24 आवर आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की मैं बात करूं, यहां पर कंबिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपके टेस्ट में बने, प्री बोर्ड में बने, मिड टर्म में बने, या फिर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 95% चांस है कि इसमें से
क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 95 से 98% चांस है। देखो भाई, अब यहां पर सबसे पहला टाइप समझते, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। वह रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से अधिक चीजें मिलकर के एक नई चीज बना दे, दो या फिर दो से अधिक चीजें मिलकर के एक नई चीज बना दी, वो क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि पहले क्या था, हमारे पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास अलग अलग थी, लेकिन जब हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो इसने क्या फॉर्म किया? H2O। इसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, जब हमने इन दोनों को कंबाइन करते हुए क्या बनाते हैं? CO2 फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो कॉम्बिनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, कंबाइन यानी जुड़ जाना, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकंपोजिशन, डीकंपोज यानी अलग अलग हो जाना, टुकड़ों में बट जाना, ठीक है, अलग अलग हो जाना। देखो, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डीकंपोजेस टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक चीजें मिलकर के एक नई चीज बना रही थी, लेकिन यहां पर क्या होगा? डीकंपोजिशन में इसी एक चीज से क्या दो या दो से अधिक चीजें बना दी जाएंगी, यानी टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। अ सिंगल सब्सटेंस डीकंपोजेस टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। एक चीज से दो या दो से अधिक चीजें हम बना दें, वो क्या कहलाएगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि AgCl, जब हमने ये क्या, मैंने क्या बोला था? ये पूरी एक चीज है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला कि डीकंपोज हो जाएगा यानी अलग अलग हो जाएंगे, तो Ag अलग हो जाएगा और Cl यानी क्लोराइन अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच, वह रिएक्शन जिसमें एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट, वह रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे, ठीक है। या फिर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसमें जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर दे किसको? लेस रिएक्टिव। यानी आप क्या चाहते हो सर जी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है? आपके चैप्टर 3 में रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी होगी। क्या दे रखी है भाई? रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज को आप याद कर लेना, उसके अनुसार जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कमजोर वाले एलिमेंट को क्या कर देगा? उस जगह से हटा देगा। यहां पर देखते हैं द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट, तो यह डेफिनेशन हम लिख देंगे, ठीक है। अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जब हम एग्जांपल लेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिया है Fe आयरन CuSO4। यहां पर आयरन रिएक्ट करता है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के साथ। तो यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार जो Fe होगा, जो आयरन होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा ताकतवर होगा अगर मैं कंपेयर करूं कॉपर से। तो यहां पर क्या होगा? जो Fe है वो कॉपर की जगह आ जाएगा, क्योंकि कॉपर क्या है? वो है कमजोर। तो कमजोर की जगह ताकतवर अपना शासन बना लेगा। तो यहां पर देखना, अब आप बोलोगे सर जी हिस्ट्री कहां से घुसा दी आपने? तो भाई एक आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए FeCSO4, तो FeSO4 हमें प्रोडक्ट की साइड मिलता है और कॉपर हमें अलग मिल जाता है। अब आप बोलोगे कॉपर हमें अलग क्यों मिला? बोला तो भाई मैंने, क्योंकि जो कॉपर है वो रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लेना, उसके अनुसार जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। क्या है? कॉपर लेस रिएक्टिव है, और हाई रिएक्टिव क्या है? Fe है। और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? जो कि कॉपर है उसे डिस्प्लेस कर देता है। अब हम दूसरी तरफ चलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर क्या होगा? द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, क्या हो जाए? जो आयंस है उसका क्या हो जाए? एक्सचेंज हो जाए, वो क्या कहलाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी भाई बहुत ही आसान ट्रिक लेकर के आ रखा हूं मैं। ट्रिक क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की? बहुत ही आसान ट्रिक है भाई। एक बार मैं अगर मैं बात करूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन की हमने बात की, लेकिन बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। यहां पर सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो यहां पर ध्यान से देखना भाई, Na2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है, BaSO4 2NaCl। लेकिन आप बोलोगे ट्रिक क्या है सर जी, यहां पर ट्रिक क्या है, जो अंदर होंगे वह अंदर ही रह जाएंगे, जो अंदर होंगे वे अंदर ही रह जाएंगे, जैसे कि जो अंदर होंगे वे अंदर ही रह जाएंगे, जैसे कि Na2, ठीक है, और Cl2 NaCl ये बाहर आ गई, और जो अंदर होंगे जैसे कि SO4Ba, तो ये BaSO4 बाहर आ जाएंगे। देखो यहां पर जो अंदर क्या थी, यहां पर अंदर थे भाई SO4 और Ba, तो BaSO4 बाहर एक साथ निकल के आ गए क्योंकि ये अंदर वाले थे, और जो बाहर वाले Na और Cl बाहर है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, मिल करके बाहर आ जाएंगे। जो अंदर वो अंदर रह जाएगा और जो बाहर वाले हैं वे मिल करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ट्रिक। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जहां पर ऑक्सीजन गेन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और जहां पर ऑक्सीजन लॉस होगा वहां पर रिडक्शन कहलाएगा। यानी यहां पर जैसे कि ऑक्सीजन मेरे को मिला, पहले हाइड्रोजन अलग था, अब ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। चलो तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए मैंने बोला ऑक्सीडेशन, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वह रिएक्शन जिसमें क्या हो जाए, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए वो रिडक्शन कहलाएगा, वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, क्योंकि इसके नाम से ही सेंस निकल के आ रही है। तो यहां पर देखिए जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, H2O2 क्या बनाते हैं, H2O। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है या फिर रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। तो अब आप बोलोगे सर जी यहां पर तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के पास पहले रिएक्टेंट साइड देखिए, रिएक्टेंट साइड आप देखोगे तो यहां पर क्या, पहले यहां पर ऑक्सीजन था हाइड्रोजन के पास। अब आप बोलोगे नहीं, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, लेकिन रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट की साइड आप जब आप देखोगे, जब प्रोडक्ट की साइड देखोगे कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, तो यहां पर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला है या फिर यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। अब आप बोलोगे सर जी ऑक्सीजन ऐड हुआ है, कैसे ऐड हुआ, क्योंकि पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन क्या है। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन में जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। अब आप बोलोगे इनके एग्जाम्पल बता दो सर जी। इनके जो एग्जाम्पल है और जो इनके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। उस वीडियो में और साथ साथ नेक्स्ट मंथ से लाइव क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। लाइव क्लासेस नेक्स्ट मंथ से शुरू होने जा रही है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आपके क्या है, मिड टर्म एग्जाम है। आपको वहां से अपना बेस बनाना है, वहां से आपको जानना है कि कितना समय लगेगा मेरे को, कितनी देर में मैं कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूं। तो ये आपको अपने दिमाग में सेट करना है कि आप कितना टाइम ले रहे, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तरह तैयारी कर पाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो इनके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस है, इनकी भी हम देख रहे हैं भाई, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी हम देखेंगे। देखिए यहां पर
जब मैंने एग्जाम्पल लिया किसका भाई, देखिए गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर कॉपर अलग था, ऑक्सीजन अलग था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, गेन हुआ है। लेकिन ठीक अपोजिट क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ऑक्सीजन का। कॉपर केस कॉपर ऑक्साइड है यहां पर, तो कॉपर के पास क्या है, ऑक्सीजन है, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है। लेकिन जब रिएक्शन होता है प्रोडक्ट की साइड, हम देखेंगे कि पहले ऑक्सीजन था, पहले ऑक्सीजन था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो रिडक्शन क्या बोलता है कि भाई ऑक्सीजन का क्या हो जाए, रिमूव हो जाना या लॉस हो जाना, यानी पहले ऑक्सीजन था लेकिन बाद में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा भाई, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन यहां पर एक और बात बता दूं मैं कि जब जोन्स वह रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों होते हैं वो कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन ने टेक प्लेस, यानी बोथ रिएक्शन हैज बीन टेक प्लेस, तो वह कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, यानी ऑक्सीजन ऐड भी हुआ है और ऑक्सीजन का रिमूव भी हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस इज नाउन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं कि यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन का, ये तो आपने रिडक्शन का एग्जांपल लिया था, लेकिन यहां पर ये रेडॉक्स कैसे है, मैंने बोला था कि कॉपर के पास ऑक्सीजन है लेकिन बाद में ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। लेकिन यह देखिए जो ऑक्सीजन को पहले कॉपर के पास था वह ऑक्सीजन अब किसके पास है भाई, हाइड्रोजन के पास है, क्योंकि हाइड्रोजन के पहले पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन अब ऑक्सीजन है। कॉपर ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों हुए हैं। ऑक्सीजन था लेकिन बाद में नहीं है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया। यहां पर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन अब है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, ये कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों एग्जाम्पल दोनों ठीक है, रिडक्शन के और रेडॉक्स रिएक्शन के, आप ये अपने बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलूंगा नेक्स्ट पेज पर, थोड़ा और डिटेल से जानते हैं हम। यहां पर देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड, वह सब्सटेंस जो क्या होने लग रहा है, रिड्यूस होने लग रहा है, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किस टॉपिक के अंदर है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक के अंदर 2 पॉइंट आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में 99% चांस है कि एमसीक्यू इसमें से बने ही बने, आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इसमें पूछ लिया जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है इस रिएक्शन में, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इस रिएक्शन में। तो आपको यह बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है। अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप बता देना, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज, वह सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होने लग रहा है। भाई ट्रिक है इसमें भी, क्या है ट्रिक, बिल्कुल काम करेगी, हर इक्वेशन में काम करेगी, गजब की ट्रिक लेकर क्या रखे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे जब की जब पता चल जाएगा, ऑक्सीडेशन कौन सा, रिडक्शन कौन सा है, जब की हमें पता चल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक, उस छोटी सी ट्रिक से आप जब भी हर क्वेश्चन को इसके रिगार्डिंग आप सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, यहां पर द सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस, द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, मैंने यहां पर क्या लिया, ZnO का रिएक्शन करवाया C के साथ, Zn प्लस CO2। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ कार्बन के साथ, तो क्या बनाया, जिंक साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इसने फॉर्म की है। तो यहां पर अब आप बोलोगे ऑक्सीडेशन C है, अब आप बोलोगे ऑक्सीडेशन कार्बन कैसे हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन में बोला गया है कि ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, तो यहां पर ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, पहले ऑक्सीजन नहीं था लेकिन अब ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में जी, तो ऑक्सीडेशन क्या कहलाएगा, C कहलाएगा। अब ट्रिक देख लो भाई, ट्रिक है
ओ आर का कॉम्बिनेशन बना लो, ओ आर का कॉम्बिनेशन बना लो, जैसे कि ओ से ऑक्सीडेशन, आर से रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। बहुत आसान ट्रिक मैं बता रहा हूं कि जो ऑक्सीडेशन है वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जैसे कि ऑक्सीडेशन, इसमें क्या है, पहले ऑक्सीजन नहीं, कार्बन नहीं, कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन बाद में क्या है, ऑक्सीजन इसके पास आ गया, तो यहां पर ऑक्सीडेशन, यानी यहां पर ऑक्सीडेशन मिला है, क्योंकि डेफिनेशन में बोल रखा गेन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन साथ में ये रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाएगा। ये भाई ठीक है। अब हम फिर से देखते हैं ओ आर का कॉम्बिनेशन, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वही रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो जाना, लॉस हो जाना। तो यहां पर देखिए पहले ऑक्सीजन था, लेकिन अब जेड के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पर देखिए रिडक्शन में ZnO आएगा, क्योंकि इसमें किसका लॉस हुआ है, जिंक ऑक्साइड का इसमें लॉस हुआ है। क्योंकि जिंक ऑक्साइड में क्या हो, रिडक्शन बोलता है ना भाई कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो जाना, हट जाना। तो पहले क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन था, लेकिन बाद में ऑक्सीजन जिंक के पास नहीं रहता, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। लेकिन ओ आर का कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ZnO ही कहलाएगा। और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोलता है, द सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस, वह सब्सटेंस जो रिड्यूस होने लग रहा है। तो यहां पर कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है भाई, ZnO, Zn से में कन्वर्ट होने लग रहा है, तो रिड्यूस होने लग रहा है, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको डाउट है तो कमेंट में कर देना भाई अपना क्वेश्चन, हम आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब दो टर्म आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दो टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 3 नंबर में एग्जाम्पल के साथ पूछा जाएगा, या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं ये क्या है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। वह रिएक्शन जिसमें क्या हुआ हो, रिएक्शन, वह रिएक्शन जिसके अंदर से हीट इज गिवन आउट, वह रिएक्शन जिसमें जो हीट है या फिर जो एनर्जी है वे क्या हुई हो, रिलीज हुई हो, ठीक है। वे क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन ठीक इसका अपोजिट आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे कि मैंने बताया डिफरेंशिएट भी पूछा जा सकता है एग्जांपल के साथ। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बिल्कुल ठीक इसका अपोजिट है, वह रिएक्शन जिस रिएक्शन में जो हीट है या फिर एनर्जी है एब्जॉर्ब कर ली गई हो, क्या कर ली गई हो, एब्जॉर्ब कर ली गई हो। अब इनके जो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस हैं, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस को हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और सिर्फ वह इक्वेशन हम लेंगे जो इक्वेशन बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें भाई एनर्जी को क्या है, रिलीज किया गया है, इसमें क्या गया है, रिलीज, और इसमें क्या किया गया है, एब्जॉर्ब किया गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार की तरह। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यह इक्वेशन बोलती है द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। इसे भाई थोड़ा इग्नोर कर देना, ये कुछ छोटी सी मिस्टेक हो रखी है। वह रिएक्शन जिसमें एलिमेंट के जो एटम है रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम हो, वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहां पर 3Fe, यह इक्वेशन मैं ले लेता हूं,
यहां पर देखिए वह रिएक्शन जिसमें दोनों तरफ क्या हो, सेम मास हो। यानी अगर लेफ्ट साइड जो मास है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लूं कि अगर रिएक्टेंट की साइड 10 kg मास है तो प्रोडक्ट की साइड भी 10 kg ही होना चाहिए, वह कहलाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि अगर मैं Fe आयरन की बात करूं, अगर इस तरफ 3Fe है तो इस तरफ भी 3 ही होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये क्या कहलाएगी, अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी, जो कि आपके एग्जाम में आपको आपके मार्क्स में कटौती करवा देगी। ठीक है। और दूसरी फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, 2 हैं। तो दूसरी ओर देखेंगे प्रोडक्ट की साइड, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो बात फिर से वही कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, जितने एटम राइट साइड हैं उतने ही लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या होने। तो भाई ये आपके एग्जाम के लिए 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि इस इक्वेशन को बैलेंस करो। और यहां पर अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। और एक जो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि क्या पता स्किप भी हो गए हों चैप्टर के बीच में, अगर ऐसा है तो मैं एक और सेपरेट वीडियो जब रिवीजन होगी या फिर जब हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम कवर करेंगे तो उस दौरान हम उन क्वेश्चन को भी, उन छोटी छोटी टर्म को भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और यहां पर अपना 1 शॉट कंप्लीट होता है। अगर आपको डाउट है तो कमेंट में भाई पूछ लेना। और आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपको साथ साथ में एग्जाम से पहले ही आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पता चल जाए। सब्सक्राइब लाइक जरूर करके जाना भाई। थैंक यू।